to the other materials. That's why they are very good conductor of electricity. So इनकी जो कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, विजिबल लाइट से। इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। शाइनी अपीयरेंस रखते हैं, लस्ट्रस अपीयरेंस से कहते हैं शाइनी। अगर ये पॉलिश्ड हों तो ये बहुत शाइनिंग, यानी मीन्स कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। Also the metals, not all the metals shows magnetic property, but some of the metals they are good, they possess good magnetic properties, just like फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में निकल, आयरन और अज्यूम किया जाता है कि कोबाल्ट भी जो है ना वो अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो कुछ मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक रिस्पांस बहुत हाई देती हैं, उनमें कुछ मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक रिस्पांस को बहुत स्लो होता है। सो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी ये रखती हैं, नॉट लाइक डिफरेंट पॉलीमर्स और डिफरेंट कंपोजिट्स जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब मेटल्स की जो रेंज है, अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल एलिमेंट मेटल्स और अलॉयज में बात करें तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो एक रेंज में एग्जिस्ट करती है, दैट इज वीक टू स्ट्रॉन्ग। सो द वीकेस्ट वन जो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 68 किलो जॉल्स फॉर मर्करी। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसीलिए -39 है, तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मर्करी लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करती है। टंगस्टन ये हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ शो करता है इन एलिमेंट्स, दैट्स 850 किलो जॉल्स पर मोल। दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर इज अबव 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और बाकी जो मेटल्स हैं वो इस रेंज के दरमियान कहीं लाई करते हैं, और डाटा अवेलेबल है इसमें। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये दोनों रखी हैं, हाईएस्ट रेंज और लोवेस्ट रेंज पे। सो जो जनरल फीचर्स हैं मेटल्स के, ये आप लोगों को जो है ना, अगर मैं इसको समराइज करूँ तो ये है कि कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सो वेयर द एप्लीकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, और in order to pass the electric current you need to select a conductor, and that conductors may come from metals or alloys. So just like मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ लेने जाएं जिसमें रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है, जस्ट लाइक फैंस या कोई भी मशीनरी जिसमें मोटर हो, तो वो सबसे पहले जो आपको कन्विंस करने के लिए बात करते हैं वो ये करते हैं कि इसकी वाइंडिंग कॉपर की है। तो कॉपर वाइंडिंग क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, वो एक गुड कंडक्टर है कॉपर, इसलिए कॉपर यूज़ किया जाता है। सिल्वर भी यूज़ किया जाता, पहले जाता था, अब नहीं किया जाता, लेकिन कॉपर इज मच बेटर देन सिल्वर व्हेन कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रॉपर्टीज एज वेल। और मेटल्स जो हैं वो डक्टिलिटी शो करती हैं, मेलेबल होती हैं, शाइनी सरफेसेस हैं। शाइनी सरफेसेस में बेसिकली इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्टिव होती हैं, और जब इनको पॉलिश कर दिया जाए तो ये इनकी जो रिफ्लेक्टिव एफिशिएंसी होती है ये 90% प्लस हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज टफनेस, ये टफ होती हैं। टफनेस जो है वो अब ये क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, टफनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ये सुनने में तो एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए ये टफनेस उसने कवर किया कि ये हार्ड भी होती हैं, ठीक है, ये स्टिफ भी होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, और ये फ्रैक्चर को भी बेयर करती हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ तक जाते हैं ये, हाई स्ट्रेंथ तक। मेटल ऑब्जेक्ट्स में जनरल डेली लाइफ यूज़ में आप मेटल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मेनली जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, पहले तो ये कहा था कि सिल्वर के बर्तन होने चाहिए, तो सिल्वर जो पहले यूज़ होता था, अब वो क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए जो है वो सिल्वर बेस्ड जो है उसमें कटलरी या यूटेंसिल्स जो है वो यूज़ नहीं होते। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपके घरों में आजकल स्टेनलेस स्टील बेस्ड यूज़ होती हैं। कॉइन्स जो हैं वो
पाकिस्तान में तो जो है वो लो क्वालिटी मेटल से बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी मोटर मशीनरीज जो होती हैं जिसमें रोटर्स यूज होते हैं, तो रोटर्स जो हैं वो हाई रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर चाहिए होते हैं आपको। तो ये जो आपकी डिफरेंट मोटर या आपकी बाइक में जो गरारियाँ वगैरह यूज़ होती हैं, तो ये हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स, क्योंकि इनका ऑपरेशन जो है ना वो बहुत अंडर, आप समझ लें कि हाई स्ट्रेस होता है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट आरपीएम्स पे मूव करने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ आरपीएम भी होते हैं इसमें। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो मेनली आप प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोसेस इंडस्ट्री में मेनली जो है स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील की डिफरेंट कैटेगरीज यूज़ की जाती हैं। वो आप पूछेंगे स्टेनलेस स्टील एक कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो मैं कहूँगा कि हीप्स ऑफ कैटेगरीज में बी इन थाउजेंड्स। स्टेनलेस स्टील थाउजेंड्स हैं, तो उसकी थाउजेंड एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से वो थाउजेंड में आती हैं। ये लेटली डिस्कस करेंगे चैप्टर में, जिससे फेरेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। The second thing is ceramics. Ceramic is basically the compound between the metallic and non-metallic elements. इसको इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स, और ये गिलास कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक नाइट्राइड्स और इनऑर्गेनिक कार्बाइड्स भी जो है ना वो सिरेमिक्स की कैटेगरी में जो लाई करते हैं। एग्जांपल्स जो है ना वो जस्ट लाइक एलुमिना, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड, ये डिफरेंट एग्जांपल शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं कि ये डिफरेंट ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स। सो दिस इफ यू सी one is the metallic portion and second one is the non-metallic portion. तो इसकी एग्जांपल्स जो मेन एग्जांपल्स द पोर्सिलिन, सीमेंट, गिलास, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, जो रिफ्रैक्टरीज में यूज होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इस बेस पे होते हैं। तो गिलास मेनली ऑक्साइड्स बेस्ड होते हैं, लेकिन इनमें समहाउ इम्प्योरिटीज होती हैं कार्बाइड या नाइट्राइड्स की। The general features of ceramics are basically they are stiff and strong but relatively lesser compared to metals. So अब just like metals जो हैं वो malleable और ductile होती हैं, लेकिन ceramics typically जो हैं वो brittle होते हैं। Just like गिलास जो है brittle है, तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता स्ट्रेस, तो ये ब्रिटलनेस शो करते हैं, तो दे आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। सो और अब इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो फ्रैक्चर प्रॉपर्टी मटेरियल मेटल्स देते हैं, ठीक है, ये सिरेमिक्स को फ्रैक्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं देते, ठीक है। फ्रैक्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक इफ यू डू हैमरिंग, तो मेटल्स को हैमर करेंगे तो वो शीट में या वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन सिरेमिक को करेंगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो फ्रैक्चर प्रॉपर, तो ये अभी आपने इसको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि स्टिफ और स्ट्रॉन्ग ये भी हैं, लेकिन इनकी ये वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सो स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ इज नॉट डिफाइनिंग योर फ्रैक्चरेबिलिटी और फ्रैक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। द फोर्थ थिंग, ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट टू मेटल्स। ये थर्मली हीट इंसुलेशन भी देते हैं और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड भी होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊं तो इनके अंदर जो है ना फ्री और लोकलाइज अनलोकलाइज जो है इलेक्ट्रॉन्स वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं इनके एलिमेंट्स के और या इनके एटम्स के अंदर। ऑप्टिकल करेक्टरिस्टिक हर रेंज की शो करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट टू ओपेक। जो कल मैंने एक एग्जांपल थी एलुमिना की, तो वो तीन सेम एलुमिना तीन डिफरेंट कंडीशंस या तीन डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, एक ट्रांसलूसेंट था जिसको मैंने कहा था कि ये एक सिंगल क्रिस्टल है, एक पॉली क्रिस्टल विदाउट पोरोसिटी और पॉली क्रिस्टल विद पोरोसिटी। लास्ट थिंग, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, बहुत रेयर सिरेमिक्स हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जस्ट लाइक आयरन ऑक्साइड।
ठीक है। सो Fe3O4, Fe2O3 भी समहाउ जो है ना वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन Fe3O4 जो है ना वो प्रूवन फैक्ट है कि मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका, बट ये मैग्नेटिक बिहेवियर सिमिलर नहीं होगा मेटल्स के। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्स है इसका वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा मेटल्स का, क्योंकि मेटल्स बहुत हाईली रिस्पॉन्ड करती हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स को। सिरेमिक ऑब्जेक्ट्स जो आप लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, गिलास, ब्रिक, पोर्सलिन की कप या टाइल्स जो होती हैं स्टील की, इंडस्ट्री में कहाँ पर ये सिरेमिक मटेरियल जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स होते हैं या हाई टेम्परेचर रिफ्रैक्टरीज, फर्नेसेस, किल्न्स, ये सीमेंट इंडस्ट्री में आपने अगर देखा हो तो बड़े हाई टेम्परेचर, या गिलास इंडस्ट्री अगर आपने देखी हो तो वो 1000 टेम्परेचर पे चल रही होती है, 1000 करीब की टेम्परेचर पे चल रही होती है। तो उसके लिए वो मटेरियल्स चाहिए तो जो खुद उस टेम्परेचर पे मेल्ट ना हो, तो रिफ्रैक्टरीज और दूसरा थर्मली इंसुलेट रखें सिस्टम को, तो ये सिरेमिक मटेरियल्स जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। थर्ड वन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर जो है वो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन कार्बन, हाइड्रोजन और एनी नॉन मेटालिक एलिमेंट, लेकिन इनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। सो वन मोनोमर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर मिलके एक पॉलीमर जो है ना वो बनाते हैं। जनरल एग्जांपल्स इसकी जो है ना प्लास्टिक और रबर मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर तो चले आपने देखा भी होगा, सिंथेटिक रबर ही जो है ना वो पॉलीमर की एग्जांपल है। इसी की एग्जांपल्स जो है ना वो पॉलीथाइलिन, नायलॉन, पीवीसी, पीसी, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टायरीन, सिलिकॉन रबर। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं पॉलीमर्स की, इनके अंदर भी क्लासेस हैं। सो वी आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ द पॉलीमर। से पॉलीथाइलिन की आगे भी क्लासेस हैं, पीवीसी के आगे भी बहुत सारी क्लासेस हैं। सो ये जनरल कैटेगरीज हैं पॉलीमर्स की जो एग्जिस्ट करती हैं। जनरल फीचर्स हैं पॉलीमर्स के, तो फर्स्ट बेनिफिट द पॉलीमर्स हैव, दे हैव लो डेंसिटीज। सो ये डेंसिटी में लोअर होते हैं कंपेयर टू मेटल्स और कंपेयर टू सिरेमिक्स, बट नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये स्टिफ और स्ट्रॉन्ग नहीं होते मेटल्स और सिरेमिक्स की तरह। थर्ड पॉइंट इज कंपैरिजन basis of the low density, many times their stiffness and strength on the, yes, क्योंकि डेंसिटी कम है, अगर पर मैस बेस पे इसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस काउंट की जाए तो ये कंपेरेबल है मेटल्स और सिरेमिक्स के। इसका क्या मतलब है, क्योंकि डेंसिटी कम है तो इसकी स्टिफनेस और स्ट्रेंथ भी कम है। अगर किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ इस बेस पे कंपेयर की जाए कि पर यूनिट मैस, तो जब डेंसिटी कम है तो मैस ज़्यादा आएगा। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में, तो मैस जब ज़्यादा आएगा तो इसकी उस मैस के रिस्पेक्ट से जो स्ट्रेंथ होगी या स्टिफनेस होगी वो मेटल्स और सिरेमिक से कंपेरेबल होगी। yes, polymers are extremely ductile and pliable। सो ये डक्टाइल और प्लाइबल होते हैं, मीन्स कि इनको इजीली मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसको मोल्ड किया जा सकता है, दैट्स वाई प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके मोल्ड्स, और ये मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो डिफरेंट शेप्स के अंदर प्रोड्यूस की जा सकती हैं। दे आर रिलेटिवली इनर्ट केमिकली एंड अनरिएक्टिव इन लार्ज नंबर ऑफ एनवायरनमेंट्स। पॉलीमर का सब दूसरा बड़ा एडवांटेज जो है ना वो ये है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं और ये किसी भी इन्वायरमेंट को रेजिस्ट करते हैं। जस्ट लाइक मेटल्स हैं, मेटल्स करोड हो जाती हैं, पॉलीमर्स करोड नहीं होते। ठीक है, तो इसका इसका ये मतलब है कि केमिकली किसी भी एक्सटर्नल एलिमेंट या एक्सटर्नल कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करती और ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं।
तो ये वो चीज़ है कि जो पैकिंग्स में मटेरियल्स या डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्ट्स की जाती है वो पॉलीमर्स बेस्ड होती है, ठीक है ना। वाटर से ना इन्वायरमेंट के दूसरे फैक्टर्स से रिएक्ट करती हैं ये। टेंडेंसी टू सॉफ्टन एंड टू डिकम्पोज एट मॉडेस्ट टेम्परेचर्स। अब इनकी टेंडेंसी होती है कि ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाती हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल फोर्स से टेम्परेचर फोर्स। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से डिकम्पोज या सॉफ्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो मोल्ड की जा सकती हैं या ये डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं एट हाई टेम्परेचर्स। तो पॉलीमर्स जस्ट लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोग देखते हैं कि फ्रॉम प्लास्टिक टू डीजल और प्लास्टिक टू केरोसिन और प्लास्टिक टू समथिंग एल्स, क्योंकि ये लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज एंड आर नॉन मैग्नेटिक। ये पॉलीमेरिक मटेरियल्स जो मेनली हैं ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटीज इनकी बहुत लो होती हैं, नॉट ज़ीरो बट लो होती हैं। दैट्स वाई मेनली पॉलीमर्स ही यूज़ किए जाते हैं इंसुलेटर के तौर पे एट लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस, नॉट हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। एंड नॉन मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स भी पॉलीमर्स का बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ये हमने कंपेयर जो है डिफरेंट पॉलीमर्स, मेटल्स और सिरेमिक्स को किया है। इसमें पॉलीमर ऑब्जेक्ट्स, आजकल जो वर्ल्ड है वो सारी पॉलीमेरिक ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही घूम रही है कि हर चीज़ जो है ना वो पॉलीमर बेस्ड है। कंपोजिट्स, अब कंपोजिट्स जो हैं ये दे आर कंपोज ऑफ टू इंडिविजुअल मटेरियल्स। जो हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं मटेरियल्स की, इन कंपोजिट्स जो हैं ये इन 2 का कंपाउंड होगी, 2 या 2 से ज़्यादा का भी हो सकती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मटेरियल जस्ट लाइक मेटल, सिरेमिक्स एंड पॉलीमर। कई दफ़ा मेटल और पॉलीमर का कई दफ़ा सिरेमिक और मेटल का जो है वो ये कम्बिनेशन होती है। लेकिन ये क्यों कंबाइन किए जाते हैं? प्रॉपर्टीज़ गेन करने के लिए, क्योंकि आपने पीछे देखा है कि ये 3 मटेरियल जो है ना वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी, किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है, या वो थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का इशू है। तो वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंपोजिट्स बेसिकली टू produce a material having a combined property of 2 or more than 2 materials। मेटल जो है ना वो स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन डेंसिटी भी उसकी हाई है। अब हमें लो डेंसिटी सिस्टम चाहिए और स्ट्रेंथ जो है वो मेटल्स जैसी चाहिए, तो उसके लिए हम कंपोजिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कंपोजिट्स एक पूरी क्लास है जिसमें मोर देन, आप ये समझ लें कि जो मेटल्स हैं, अब मेटल से भी स्ट्रॉन्ग कंपोजिट्स अवेलेबल हैं। पहले ये कंसिडर किया था कि सपोज किया था कि मेटल से ज़्यादा जो है कम्पैक्ट और स्ट्रेंथ वाइज कोई मटेरियल नहीं हो सकता, नेचुरल एग्रीइंग नहीं हो सकता, लेकिन जो है ना वो सिंथेटिक जो कंपाउंड्स आ रहे हैं आजकल, सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, वो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ और उनकी डेंसिटी भी, अब डेंसिटी इनकी पॉलीमर्स जैसी है और स्ट्रेंथ जो है वो मेटल जैसी है। तो हमारा जो एम है कंपोजिट्स का, वो यही है कि जो मेन गोल इसका है वो कि प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करें एक सिंगल मटेरियल के अंदर। जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, चलें ये 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स में वुड और बोन्स आर कंसीडर्ड एज कंपोजिट मटेरियल्स। जो सिंथेटिक कंपोजिट्स हैं उनमें जो टॉप क्लास आप नाम सुने होंगे वो है गिलास फाइबर बेस्ड पॉलीमेरिक मटेरियल। सो इसमें गिलास फाइबर्स एम्बेड किए जाते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि पॉलीमेरिक मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग और स्टिफ नहीं होते, लेकिन अगर गिलास फाइबर्स एम्बेड कर दीजिए, गिलास फाइबर्स आर बेसिकली वेरी टाइनी स्ट्रक्चर ऑफ द गिलास। आप इस टाइम से ये समझ लेंगे वो फाइबर्स जो है ना वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है गिलास का, जो
एम्बेड किया जाता है पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं पॉलीमर से भी और गिलास फाइबर से भी। स्ट्रॉन्ग और स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक सिरेमिक्स ब्रिटलनेस शो करते हैं, लेकिन डक्टिलिटी जो है ना वो अब डक्टिलिटी में आप समझ लेंगे फ्रैक्चरेबिलिटी जो है ना वो इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई कर देती है, फ्रैक्चरेबिलिटी की स्ट्रेंथ। और इसकी डेंसिटी जो है ना वो जस्ट लाइक पॉलीमर्स लो डेंसिटी शो करते हैं। दैट्स वाई डिफरेंट, अब ये जो बॉडीज़ बनती है ना व्हीकल्स की, जो मूविंग मूविंग ट्रांसपोर्टेशन जो इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी, उसमें मेनली जो यूज़ हो रहा होता है वो ये गिलास रीइंफोर्स्ड जो है ना पॉलीमर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सो ये GFRP इज़ अ गिलास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो कार्बन फाइबर। सो इन इन पॉलीमर अगर आप गिलास फाइबर की जगह कार्बन फाइबर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर होते हैं। ये स्टिफर भी ज़्यादा होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर भी ज़्यादा होते हैं, और सम हाउ कुछ मटेरियल्स जो कार्बन फाइबर बेस्ड हैं वो मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन इनकी क्योंकि प्रोडक्शन कम्प्लेक्स है तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि इस पे ये कार्बन को लेकिन रीइंफोर्स करने का मैं एक रीइंफोर्समेंट जो है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपने एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर मिक्स कर दी, ठीक है। रीइंफोर्समेंट मींस इन अ लॉन्ग स्ट्रक्चर एक ऐसी जगह पर कार्बन को इंट्रोड्यूस करवाया जो लॉन्ग चेन के अंदर वो उसी जगह पर केमिकली अटैच्ड है। सो रीइंफोर्समेंट इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलीमर के अंदर रीइंफोर्समेंट करने का मतलब यह है कि आपने उसके स्ट्रक्चर में चेंज लेके आए हैं, किसी एक मॉलिक्यूल को या किसी एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह कार्बन इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसकी स्ट्रेंथ हाई क्लास स्ट्रेंथ है इसकी, और लेकिन ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, इसलिए ये मोस्टली जो एयरक्राफ्ट और एयरस्पेस एप्लीकेशन हैं उसमें डेंसिटी लोअर होने की वजह से जो है ना वो ये कार्बन फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अ मटीरियल, दिस इज़ अ क्लास ऑफ अ मटीरियल। ये इसकी क्लास है, इसके अंदर काफ़ी सारे मटीरियल्स हैं जो डिफरेंट कार्बन इन्फोर्समेंट के साथ जो है ना अवेलेबल है। एग्जाम्पल दिए उसने, जो रेसिंग बाइसाइकिल्स होती हैं इनके स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, क्योंकि उसका वेट कम रखना होता है और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रखनी होती है। रैकेट्स हो गए, स्नोबोर्ड्स हो गए, स्काईज हो गई, जेट स्कीज जो होती हैं, ये सारी की सारी जो जिसमें आपने रेजिस्टेंस और रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने बात करनी है तो वो जो है वो इन मटीरियल्स से प्रोड्यूस की जाते हैं। नाउ द एडवांस मटीरियल्स कैटेगरी जो लास्ट काउंट की थी, दे आर एडवांस मटीरियल्स। एडवांस मींस, अब ये जो वर्ड एडवांस है ना ये कोई टेक्निकल या आपने इसको ये नहीं समझना कि ये वर्ड जो है ना ये आगे यूज़ भी होता है। एडवांस की जगह कुछ और मटेरियल या फ्यूचर मटेरियल्स उसने लिखा हुआ है, स्मार्ट मटेरियल्स, द नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल जो है ना वो उन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया, एडवांस मटेरियल्स। सर्टन एप्लीकेशंस इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर स्कोप उसको देखते हुए उन्होंने जो मटेरियल्स या प्रपोज किए हुए या डेवलप कर रहे हैं, सो बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वो सारे के सारे मटेरियल्स जो है ना वो एडवांस मटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। द रीज़न इज द रीज़न ये है कि सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड जो है ना ये मटेरियल्स हैं, किसी एक एप्लीकेशन के लिए एक मटेरियल होगा, दूसरी एप्लीकेशन के दूसरा मटेरियल होगा, तो ये मटेरियल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसिंग की जाती है जिनके लिए जो आगे डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। एक सर्टेन एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ होगा, तो ये जिसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग या बैक इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, ये उस बेसिस पे एडवांस मटेरियल प्रोड्यूस किए जाते हैं। जस्ट लाइक एन एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई सेंसर जो है ना डेवलप करना है,
किसी एक सर्टन जस्ट लाइक मेट्रोलॉजिकल सेंसर्स होते हैं, उसके लिए कोई सेंसर डेवलप करना है, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सामने रखते हुए एक ऐसे सेंसर डेवलप करेंगे जिसकी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट और एक्यूरेसी बहुत हाई हो। तो इसलिए फिर वो हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को पहले जहन में रखते हैं और उसके रिस्पेक्ट से बैक इंजीनियरिंग करते हुए जो है ना वो मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो पहले मटेरियल हमने स्टडी किए हैं वो ये है कि मटेरियल्स प्रोड्यूस कर लिए, फिर उसकी एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो सकते हैं। तो हाईटेक मटेरियल्स एडवांस मटेरियल्स में आते हैं ये, यानी कि इनकी एप्लीकेशन हाईटेक मटेरियल हाईटेक होती है, हाई टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको दे दूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कार्स जो इस वक्त बन रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स में इस वक्त जो जो एलन मस्क है वो लीड कर रहा है, सो कॉल्ड लीडिंग रोल में है कि वो आपने ब्रांड नेम सुना होगा टेस्ला। वाई टेस्ला टेस्ला एक्सपेंसिव भी है ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट भी टेस्ला का ही है। वो इस वजह से है कि उन्होंने अपने मटेरियल्स को डेवलप किए हैं। अब वो मटेरियल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल उसका है वो उसकी उसकी बैटरी का है। बैटरी जितनी कम्पैक्ट होगी और उसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी, वो आपकी कार की वैल्यू या जो कि मार्केट इस वक्त जो है ना वो कंपटीशन में है इलेक्ट्रिक कार्स में। चाइना ने बहुत बनाई है लेकिन बहुत सस्ती भी बनाई है, लेकिन टेस्ला इज़ नॉट रिड्यूसिंग देयर प्राइसेस, क्योंकि उनका मटेरियल जो डेवलप हुआ है वो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल है। तो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल जो है वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब ये जो एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, इसके रिस्पेक्ट से जितने भी एडवांस मटेरियल्स वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उनका रिसर्च हब जो है वो सिर्फ मटेरियल डेवलप कर रहा है कि एक छोटी सी बैटरी हो लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, बार बार चार्ज ना करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो नासा ये डिफरेंट रॉकेट्स या डिफरेंट स्पेसशिप्स भेजते हैं, इसमें सिर्फ उनकी जो इतना इतना बजट है उनका, वो किस चीज़ पे है, वो सिर्फ यही मटेरियल रिसर्च कर रहे होते हैं कि, कि हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स जो हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं या जो भी चीज़ें हमने भेजनी है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हों, हाई परफॉर्मेंस भी दें और एफिशिएंट भी हों। तो वो जहन में, अब वो मटेरियल जो बना रहे हैं या टेस्ला वाले हो गए या नासा वाले हो गए, वो कभी भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि दे आर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो जस्ट इनकी तीन कैटेगरीज जो है ना एडवांस मटेरियल्स की बुक्स में दी हुई हैं। वन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स ना कंडक्टर्स होते हैं ना टोटली इंसुलेटर होते हैं, बल्कि इन बिटवीन, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक टोटली जो है ना वो डिफरेंट होती हैं और इनकी एप्लीकेशंस जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको कल भी बताया था कि माइक्रो या जो चिप्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो सेमीकंडक्टर बेस्ड चिप्स हैं। कंप्यूटर्स जो हैं वो कंप्यूटिंग सिस्टम्स, या आप हमारे और आपके कंप्यूटर नहीं, जो हाई लेवल कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसके पीछे फॉर एग्जांपल ये जो आपने बिट माइनिंग या माइनिंग का नाम सुना है, बिट माइनिंग का, तो आपका सिस्टम जितना हैवी होगा, ठीक है, आपकी इनकम भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन्वेस्टमेंट हाई क्यों है वो इसकी, क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़, अब बायोमटीरियल्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में तो इतनी इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है, लेकिन दुनिया में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग या बायोमटीरियल्स इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ इस चीज़ पे काम कर रही है कि हाउ वी कैन रिप्लेस द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब इसकी एग्जांपल में मैंने आपको कल भी कहा था, बोन्स रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट होती है, ये हिप का जो स्केलेटल होता है ये रिप्लेसमेंट की पाकिस्तान में तो अब टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, लेकिन रिसर्च बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर इम्पोर्टिंग द मटेरियल्स। बायो मटेरियल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो सूटेबिलिटी है। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो सूट ना करता हो। तो अब ये एक निज़ाम है कि जब जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल मटेरियल जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, आपकी बॉडी उसको खुद ब खुद जो है वो एमिट कर देगी। इसी तरह अगर बोन्स या ये मटेरियल्स
टिश्यूज़ मैंने आपको बताया टिश्यू इंजीनियरिंग भी होती है। वो टिश्यू इंजीनियरिंग ये है कि टिश्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट तरीके से ग्रो करवाते हैं आपकी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर, और उनको रिप्लेस कर देते हैं। सो ये बर्निंग यूनिट्स वाले मेनली ये काम करते हैं। जो अब ये बर्निंग यूनिट्स वाले क्या करते हैं कि डिफरेंट टिश्यू इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं कि मटेरियल्स जो है नॉट आर्टिफिशियल मटेरियल, वो ग्रो जो है वो उसी तरह करवाते हैं जिस तरह टिश्यूज ग्रो होते हैं नेचुरली। लेकिन जब अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो उसको वो रिप्लेस कर देते हैं। स्किन टिश्यूज हो गए या अगर कोई टिश्यू डैमेज है तो वो टिश्यू को रिप्लेस करते हैं जस्ट लाइक ए फाइबर्स। द लास्ट थिंग इज द फ्यूचर मटेरियल्स। फ्यूचर मटेरियल्स में दो कैटेगरीज जो है ना वो डिफाइन की जाती हैं, स्मार्ट मटेरियल्स एंड द नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स। स्मार्ट मटेरियल्स आर बेसिकली द इंटेलिजेंट सिस्टम्स। अब फ्यूचर मटेरियल में आइडिया और प्रपोज्ड मटेरियल्स हैं, अभी कुछ अंडर डेवलपमेंट हैं और कुछ सिर्फ जो है ना आइडियाज़ हैं कि इतने इंटेलिजेंट मटेरियल हों जो अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें। ठीक है, अब हो सकता है आने वाले सालों में 40-50 साल में जो है ना इस तरह के मटेरियल्स भी डेवलप हों। दे आर जस्ट लाइक ऐसे मटेरियल डेवलप किए जिसने सेंस भी खुद किया, डिसीजन मेकिंग भी खुद की एंड रिस्पॉन्ड भी खुद किए किसी भी चीज़ को। सो अब मैं इसकी एक एग्जांपल स्मार्ट मटेरियल्स की देता हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेस्ड जो सेंसर्स हैं ना, आर्मी में बहुत यूज़ होते हैं, आर्मी एमिनिशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली डिसीजन लेते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो होते हैं, इसराइल ने एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। वो क्या है, उस पर कोई बंदे नहीं बैठे होते कि मिसाइल आ रहा तो वो उसको हिट करेंगे टारगेटेड करके। अब वो उन्होंने सेंसर बेस्ड सिस्टम जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। और सेंसर बेस्ड सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि किसी चीज़ ने ब्रीच किया हमारे इसको डोम को, और वो फिर एक्यूरेसी अभी इसकी लो है लेकिन फिर भी हाईली एक्यूरेट सिस्टम्स भी हैं। तो वो खुद डिटेक्ट करते हैं, खुद टारगेट करते हैं और खुद जो है ना वो डिसीजन लेके फायर करते हैं और उसको हवा के अंदर ही जो है वो एक्सप्लोड करवा देते हैं। सो सच टाइप ऑफ मटेरियल्स ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा एग्जांपल्स, अब क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो ये इंडस्ट्री में इस तरह यूज़ नहीं होते कि कॉमन मिलेंगे, तो इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स इनकी बहुत कम है। हाईली हाईली जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं ना, अब मैं स्मार्ट मटेरियल्स की एग्जांपल आपको न्यूक्लियर इंजीनियरिंग से दे सकता हूँ कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर स्मार्ट मटेरियल्स यूज होते हैं क्योंकि वो एक हाईली सेंसिटिव जो है वो प्रोसेस है। उस हाईली सेंसिटिव प्रोसेस को जितना सेफ और सिक्योर करना है तो उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें स्मार्ट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। नैनो इंजीनियर मटेरियल्स ये सेकंड कैटेगरी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जो इस वक्त नैनो इंजीनियर मटेरियल्स के डिज़ाइनिंग चल रही है वो चल रही है सिंगल एटम बेस्ड। मीन्स के इफ़ we need an application, we will see the fundamentals for a single atom, and then we will grow the atom based properties in a material and design that material for particular applications. एक एटम से शुरू करते हैं, वो उसको कहते हैं, फिर लार्ज स्केल पे ले आते हैं और लार्ज स्केल पे फिर मटेरियल डेवलप कर देते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो नैनो मटेरियल्स का नाम आपने सुना है, नैनो मटेरियल्स डेवलपमेंट, उसमें एक CNT होती है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह कैटालिसिस, सिंगल एटम कैटालिसिस जो है वो इस वक्त जिसे कि हॉट जो है रिसर्च एरिया है केमिकल इंजीनियरिंग का। इसी तरह जो जो बैटरी मटेरियल्स या हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल्स हैं, ये नैनो स्केल पे डेवलप हो रहे हैं। वाई नैनो स्केल, मैं आपको अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में पार्टिकल टेक्नोलॉजी पढ़ी है, पार्टिकल जितना छोटा होता जाएगा उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा। अब एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको मैं अगर बहुत सारे स्मॉल
साइज में कन्वर्ट कर दूँ तो इसका सरफेस एरिया इस वक्त के सरफेस एरिया से 1000 नहीं हो सकता है कि मिलियन टाइम ज़्यादा हो जाए। सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टोटल एरिया बल्क एरिया सेम है, ठीक है, बल्क वॉल्यूम सेम है, लेकिन उसका सरफेस एरिया इतना इंक्रीज कर दिया कि आप एक बड़ा रिएक्टर जो था उसकी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं एक रूम जितने रिएक्टर से या इससे भी छोटे रिएक्टर से। तो इसलिए जो रिसर्च हो रही है वो जिन एडवांस मटेरियल्स में नैनो बेस्ड मटेरियल्स पे इसलिए हो रही है कि नैनो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसर्च अभी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे इसलिए हो रही है कि जो कंट्रोल है ना सरफेस के ऊपर, वो सरफेस जितनी छोटी होगी उसका कंट्रोल उतना मुश्किल होता जाएगा। तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है उन नैनो मटेरियल्स की जो इन सिस्टम्स को या रिएक्शंस को कंट्रोल भी कर सकें और वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी या डिज़ायर्ड सरफेस भी दें जिस पे एक्टिवेशंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स अचीव भी हो। तो इसलिए वो नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह स्मार्ट मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसिंग की एप्लीकेशंस हैं, नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स दूसरे एंड पे केमिकल इंजीनियरिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो अभी आप जो है वो मटेरियल्स, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। इस वक्त जो जितने भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनमें जो नैनो स्केल, अब तो ये नैनो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को एक कैटेगरी दी गई है, नैनो से भी आगे निकल गए हैं। मैंने बताया सिंगल एटम, एक सिंगल एटम जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है रिएक्शन के अंदर। एक रिएक्शन है, अपने रिएक्शन एडवांस केमिकल रिएक्शन जिन पढ़ ली उसमें कैटलिस्ट जो है ना वो नैनो स्केल कैटलिस्ट है, उसमें एक एटम जो है ना वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ से वो फंडामेंटल जनरेट करेंगे और फंडामेंटल जनरेट करके इसको अप्लाई कर देंगे फॉर इंडस्ट्री। अब किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो है ना ये एक बहुत अब भी नहीं है, 40-50 बहुत 100 साल बाद जो है ना वो ये टेक्नोलॉजीज इस वक्त आ जाए कि आप एक कमरे के अंदर एक प्लांट लगा सकें। ठीक है, एक कमरे के अंदर आपने फुल स्केल प्लांट लगाया हुआ है। तो नेक्स्ट एक यहाँ पे कंपैरिजंस हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के। अब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स में अगर आप कंपेयर करेंगे, ये बार चार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे डेंसिटी है, स्केल जो है वो लॉगरिथमिक है, लेकिन ये बार चार्ट जो है ना आपको इजीली डिफाइन करेगा कि जो मेटल्स जो है ना वो हाईली डेंस हैं। उसके बाद सिरामिक्स, पॉलीमर्स और कंपोजिट्स, इनकी डेंसिटी जो है वो लोअर टू मेटल्स है। पॉलीमर्स और कंपोजिट्स की कंपेरेबल है, लेकिन सिरेमिक्स की इन बिटवीन मेटल्स एंड पॉलीमर्स है। तो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कंपोजिट्स जो होते हैं ये पॉलीमर जैसी डेंसिटी रखते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ जो है ना इनकी मेटल्स जैसी होती है। स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, अब स्टिफनेस मीन्स रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इलास्टिक और द यंग मॉडुलस। उसमें मेटल, सिरामिक्स और कंपोजिट्स ये तीनों कंपेरेबल होते हैं। पॉलीमर्स जो है ना वो लेस रिजिड होते हैं। तो ये जो बार चार्ट है इसमें रेंज ऑफ पॉलीमर्स को रखा गया कि पॉलीमर्स इस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ जो है वो मेटल्स की हाई होती है, लेकिन कंपोजिट्स की इससे कंपेरेबल होती है। सिरेमिक्स और पॉलीमर की मेटल से लोअर रेंज में आती है विद डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम सिरेमिक टू पॉलीमर। पॉलीमर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर में फिर मेटल्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। मेटल्स फ्रैक्चर बहुत हाई स्ट्रेसेस पे होती हैं जाके। सिरेमिक्स इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, पॉलीमर्स भी इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं। कंपोजिट्स जो हैं वो रेंज में एग्जिस्ट करते हैं कि फ्रॉम पॉलीमर टू मेटल्स, डिपेंडिंग ऑन कि कंपोजिट की अपनी कंपोजिशन क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ठीक है मेटल्स की कंपैरिजन में कोई भी नहीं आता। ठीक है, मेटल जो नेचुरली अकरिंग कंडक्टिविटी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वो कोई भी मटेरियल नहीं देता। सिरेमिक और पॉलीमर हो गए। सेमीकंडक्टर जो है वो मैंने आपको बताया इन बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स। ये 5 डिफरेंट
प्रॉपर्टीज थी जो हमने पहले वहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस की, उसने उसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक बार चार्ट में कंपेयर कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ क्या कैसे एग्जिस्ट करती है। आज के लिए इतना ही। किसी और क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चन? नो सर। जी जी, कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।